अभी कहाँ हुई है? नहीं हुई। तो अभी चलिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, शुभाशीष, जय हिंद, राम राम, जय श्री राम। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए जी, हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं? धर्मराज जी हैं, अंजलि तोमर हैं, गुड़िया। गुड़िया कैसी हो बेटा? शैलेश, अभिषेक, शीतल, प्रीति, किरण, रानी, तुलसी, महेंद्र। महेंद्र बेटा कैसे हो ये बताओ? सब लोग अच्छे हैं? सब लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एकदम जबरदस्त हैं, अच्छे से चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी तक हमने भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, राज्य शासन व्यवस्था, ठीक है, इन सारी चीजों को समझा। आज हम हालांकि स्टार्ट करने जा रहे थे भारतीय संविधान का भाग 5, जिसका नाम है संघ, यूनियन। लेकिन यूनियन को हम करेंगे तब जब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हम क्वेश्चंस को लगा लें। तो एक बार हम क्वेश्चंस को लगा लें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आपको देख लें, दिखा दें। और उसके बाद फिर हम कल जो है, कल हम स्टार्ट कर देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और कल से जब आपका राष्ट्रपति स्टार्ट होगा ना, तो एक्चुअली आपको और ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये वाली जो सारी अवधारणाएं हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हो सकता है कि आपने इससे पहले पढ़े ना हो, आनंद थोड़ा सा कम आया हो। लेकिन आगे तो आपको स्वाभाविक है बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ ही चुके हो गए, है ना। चलिए जी, राधे राधे। चलिए, अभिषेक जी, सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं जी। ओके, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को, राधे राधे, राम राम जी, ठीक है। समीक्षा जी ठीक है आप बच्चे? प्राची, खुशबू बेटा, स्टार्ट करें एक बार, सब लोग थम्स अप करेंगे। सुधीर आर्या कह रहे हैं सर आपकी बहुत याद आ रही थी। आप बताओ कि एड्रेस बताओ, मैं जरूर आ जाऊंगा अगर इतनी याद आ रही है तो। चलिए, ये आप लोगों का प्यार है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट था, मैं उसका नाम भूल गया, एक मिनट नाम मैं देख लेता हूँ। उसने कमेंट किया और मैं बड़ा भावुक हो गया, ठीक है, उसके मैसेज को पढ़ के। क्या नाम था उसका? हम्म, चलिए, ठीक है, मैं उनका काफ़ी नीचे चले गए वो एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो काफ़ी जो है ना नीचे चला गया उनका। उनका जो मैसेज था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनका नाम तो मैं नहीं, अब क्योंकि आ ही नहीं रहा वो, ठीक है, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। तो उनका मैसेज ये था कि सर, शुरुआत में मैं उन स्टूडेंट्स में से एक था जिसे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोचता था कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कई बार जो है ना, मैंने जो डेमो क्लासेस थी वहाँ पर भी मैंने डेमो क्लासेस में थोड़ी सी आपकी बुराई लिख दी और ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा। और मैंने आपको कुछ रेटिंग, कुछ रिव्यू होता होगा कुछ आपके एप्लीकेशन पे कि सर वो मैंने आपको केवल 3 स्टार कुछ ऐसा दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना सर, मैंने 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, मार्केट से बुक खरीद के लाया, देखे मैंने। और जब 2017 के मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे और उसके बाद फिर जो आपने पढ़ाया था एक बार उसका रिवीजन किया, और फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए। मतलब वो बोल रहा था कि सर मैं कह नहीं सकता, मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो बच्चा बोल रहा था। और मैंने तुरंत जो है ना वहाँ पर आपको फोटो ओपन करके, और फिर मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी। अब मैं आपको जो है ना बड़े उससे मैसेज कर रहा हूँ कि सर मुझे माफ़ कर देना। मैंने, बेटा कोई बात नहीं, देखो आपको क्या ही पता, आपको क्या ही पता, ठीक है, कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर को नहीं देखते वास्तव में, ठीक है, हमने भी नहीं देखे थे अपनी तैयारी के दौरान। लेकिन जब हमें लगता है, रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, ओके। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। टोटल जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आइए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप सब लोग जवाब देंगे इन क्वेश्चंस का। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है?
तो बच्चे राज्य के 4 अंग होते हैं और चारों के चारों जो तत्व हैं, अंग हैं, वो अनिवार्य होते हैं राज्य के लिए। अगर उनमें से कोई भी एक तत्व अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा विकसित हो ही नहीं सकती, मतलब राज्य कंप्लीट ही नहीं हो सकता, स्टेट बन ही नहीं सकता। तो राज्य के लिए जो है ना सर, राज्य के लिए ये चारों ही तत्व अनिवार्य हैं। राज्य होने के लिए सबसे पहले भूभाग चाहिए, ठीक है, भूभाग चाहिए। भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और सरकार के पास बिना किसी भीतरी और बाह्य दबाव के अपनी भूभाग और जनसंख्या के लिए समस्त प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो राज्य के लिए ये चारों ही तत्व अनिवार्य हैं। तो जब चारों तत्व अनिवार्य हैं तो ऑप्शन डी, ठीक है, विल बी राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4। बहुत अच्छे, आप इस बात को समझ के, ये राज्य के 4 तत्व होते हैं, इनके बिना राज्य की अवधारणा नहीं हो सकती पूरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात माफी चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप कराने के लिए मैंने भेजे थे, लेकिन वो जो हमारे टाइपिस्ट भैया हैं वो हिंदी में ही कर पाए इसको, और फिर जो है ना उन्होंने माफी मांगी कि सर मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा क्लास थी। कोई बात नहीं, तो आज के लिए आप काम चला लेना, केवल आज के लिए मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, है ना। कल आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे जिनके पीवाईक्यूज हम देखेंगे वो सारे पीवाईक्यू आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है ना प्लीज। तो आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। जो राज्य के चारों तत्व हैं वे वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ो। राज्य के चारों तत्व कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बिल्कुल अनिवार्य होते हैं। यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। जी हाँ, अगर चारों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा कैसी हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। तो इसका मतलब कौन सा है सर? ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, बोथ विल बी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संप्रभुता मींस सॉवरेनिटी के बारे में पूछ रहा है। सॉवरेनिटी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जी हाँ, ठीक है, सॉवरेनिटी जो है वह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम इस पर सही क्लिक कर देते हैं कि सॉवरेनिटी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौमिक शक्ति है जिससे, सार्वभौम मींस यूनिवर्सल पावर, तो ये पूछ रहा है कि सॉवरेनिटी इज अ यूनिवर्सल पावर ऑफ स्टेट इन दैट, जिससे कि वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए राज्य स्वतंत्र हो पाता है। तो बिल्कुल सत्य है ये भी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बोथ राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, आपको तो सब कुछ याद हो गया, क्या बात है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में वाइसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत में जो वाइसराय का शासन था, वाइसराय मींस आप कह सकते हो जो गवर्नर जनरल का शासन था ब्रिटिश भारत में, जो गवर्नर जनरल का शासन था, तो वो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का शासन वस्तुतः क्या नहीं था बेटा? राज्य नहीं था। क्योंकि राज्य होने के लिए 4 तत्व चाहिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। राज्य होने के लिए हमारे पास भूभाग चाहिए, राज्य होने के लिए हमारे पास भूभाग चाहिए, भूभाग चाहिए राज्य होने के लिए, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल एरिया मैं लिख देता हूं, भूभाग चाहिए। भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार के पास अपनी समस्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो ब्रिटिश भारत में अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारत में हमारे पास भूभाग तो था, जितना आज है इससे कहीं ज्यादा व्यापक और विस्तृत भूभाग था। तो ज्योग्राफिकल एरिया तो था, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, ठीक है, वाइसराय की सरकार, ब्रिटिश भारत की सरकार। लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि उसके सारे निर्णय कहां से लिए जाते थे बच्चे? उसके सारे निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से उसके सारे निर्णय लिए जाते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से निर्णय लिए जाते थे, स्वाभाविक सी बात है। तो निश्चित भूभाग के अभाव के कारण नहीं, जनसंख्या के अभाव के कारण भूभाग भी था, ठीक है, जनसंख्या भी था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, किसके कारण? संप्रभुता के कारण, ठीक है। निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी। क्योंकि संप्रभुता नहीं थी तो संप्रभुता के कारण आप उसे स्टेट या राज्य नहीं कह सकते, स्टेट या राज्य नहीं कह सकते। बहुत अच्छे।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के क्या कारण है? अच्छा, भारत में हमें राजनीतिक प्रणाली की, भारत में पॉलिटिकल सिस्टम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, ये पूछा गया है कि व्हाट इज नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण आप बताइए, ये आपसे पूछा है। देखिए, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे अलगाववाद, नक्सलवाद। ठीक है, ये सारी चुनौतियां। भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है, इसलिए भी राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों से गौर से गुजर रहा है। बहुत सही बात है, तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। नगरीकरण जिस तरह से, ठीक है, भारत में बहुत अच्छे तरह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन जिस तरह से विकसित हुआ है, तो अर्बनाइजेशन के कारण भी, ठीक है बच्चे, चीजें चेंज हुई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इसमें कहेंगे राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता इन चारों तत्वों के कारण है। ठीक है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं और भारत में अभी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नो डाउट चल रही है। ठीक है, हम एक विकासशील देश से लगातार विकसित राष्ट्र की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई सारी चुनौतियां, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, नक्सलिज्म है, नक्सलाइट है, उग्रवाद है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, आपका बोडोलैंड वगैरह को उठाए जाने की, स्थापित किए जाने की मांग हो रही है। वहीं आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे, पंजाब वगैरह, खालिस्तान की मांग हो रही है। तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। लोक कल्याणकारी राज्य भी हैं, तो इसलिए चूंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में स्टेट की आवश्यकता होती है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए जो मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, मैक्सिमम कल्याण करे। तो इसलिए भी आवश्यकता है। और भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, इसलिए भी हमको वास्तव में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है। तो उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन समस्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से हमें स्टेट की आवश्यकता है। सम्मिलित प्रभाव से हमें, सर क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल रहा है, इतना डीपली पढ़ा है आपने, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू बच्चे। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ बेटा, ठीक है, ये पीवाईक्यूज है, लेकिन ये केवल यूपीएसआई के पीवाईक्यूज नहीं है, ये पीवाईक्यूज आपके स्टेट पीसीएस के भी हैं, इसमें कुछ आईएएस के प्रश्न भी हैं, कुछ यूपीएसआई के प्रश्न भी हैं, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये, ठीक है, इस चैप्टर के टोटल पीवाईक्यूज है, ये ध्यान रखिएगा। विशाल यादव जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। राज्य से अभिप्राय, बिल्कुल मैंने बताया था। ठीक है, राज्य से अभिप्राय किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। स्टेट, ठीक है ना, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है, राजनीतिक संरचना को डिफाइंड करता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, और बहुत डिटेल में मैंने ये बात आपको समझाई थी ना, इवन केवल मैंने आपको बताई थी बल्कि समझाई थी। डिफाइन करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। ठीक, क्लियर है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, जी हाँ, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, परंतु देखा नहीं जा सकता। मैंने आपको ये भी बताया था, इसे इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप समझ सकते हैं, बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। समझा जा सकता है इसको। तो बेटा, इसको बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, लेकिन इसको भाई देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो बौद्धिक स्तर पर इसको समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। ये एक कैसी है, ये एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्या बोलेंगे? अमूर्त अवधारणा है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त अवधारणा है एक। सरकार राज्य की मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, ये बात सच है। ठीक है, राज्य अगर अमूर्त अवधारणा है तो सरकार क्या है बच्चे? सरकार उसकी, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। सरकार उसका प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, व्यवहारिक,
अभिव्यक्ति है सरकार। क्यों सरकार व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? देखिए, सरकार ही तो शासन करता है ना। शासन करने वाली संस्था कौन है? सरकार बच्चे। सरकार शासन करता है, शासन करना सरकार का कार्य होता है। और जो शासन किया जाता है वह किया जाता है बच्चे संस्थाओं के माध्यम से। और उन संस्थाओं में कौन होते हैं बच्चे? उन संस्थाओं में अधिकारी होते हैं, उस संस्थाओं में कर्मचारी होते हैं। ठीक है, उन संस्थाओं का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उन संस्थाओं की अपनी एक आचार संहिता होती है। वो संस्थाएं बच्चे शासन करती हैं। और वे जो शासन करने वाली संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जिनका कार्य क्या होता है? शासन करना। वो एक्चुअली पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। वो क्या है? वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, वह मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि भैया जी आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, विचार कीजिए। तो इसमें से भैया जी तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आप जवाब देंगे। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? अब मैंने आपको बताए थे बेटा, लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो लोकतंत्र है बाबू, लोकतंत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। ठीक है, एक होता है आपका जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एक होता है आपका जिसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट। अभी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोल देते हैं, लोकतंत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोल देते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? जनता बच्चे, ठीक है, जब स्वयं कानूनों का निर्माण करे, जहां पर जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करे। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि सबसे पहले भैया जी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। मैंने आपको बताया था कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, फिर वे कानूनों का निर्माण करते हैं। तो जनता ने चुने अपने प्रतिनिधि, और फिर वो प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के फैक्टर्स क्या हैं, या किन फैक्टर्स की वजह से स्विट्जरलैंड में इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि वहां पर, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट्स हैं स्विट्जरलैंड में, वो दो चीजें हैं। एक है वहां पर पहल, पहल मतलब इनिशिएटिव बच्चे, इनिशिएटिव। और दूसरा, एक तो पहल है इनिशिएटिव, ठीक है, और दूसरा वहां पर जनमत है, जनमत संग्रह है वहां पर, जनमत संग्रह, इसको बोलेंगे रेफरेंडम, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। इन दो तत्वों के कारण स्विट्जरलैंड में क्या पाया जाता है बच्चे? आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो यार। ठीक है, एक एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हो। तो रेफरेंडम और इनिशिएटिव, ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये है क्या। यहां पर एक्चुअली क्या है कि जनता पहल के माध्यम से, जनता स्वयं इनिशिएट करती है और सरकार को बोलती है कि भाई, ठीक है, ये कानून बनने चाहिए, ये कानून हमारे हक में, ये कानून हमारे अधिकारों के, ठीक है, कारण है, तो ये कानून बनना चाहिए। तो वहां पर जनता ने पहले से ही सरकार के समक्ष पहल किया। ठीक है, जनता, ठीक है, आगे आकर पहल करती है, जनता आगे आकर इनिशिएट करती है कि भाई ऐसा है कि ये कानून बनना चाहिए। सरकार के पास ये प्रस्ताव पहुंचता है, तो फिर सरकार जो है ना, इस पर जनमत संग्रह करवाती है कि हमारे देश की जनसंख्या में कितने लोग हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऋषभ पाठक, एक दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अब आप मैसेज कर रहे हैं ऋषभ जी, अब आप मैसेज कर रहे हैं अभी आप, ठीक है ना, बार बार मत कीजिए। किसी का मैसेज रिपीट आए ना तो उसको टाइम आउट कर दियो, ठीक है ना भाई।
चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तारीफ वाले, ठीक है, पॉज हो जाओ, एक बार पहले इधर देखो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी तारीफ करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आप यहाँ पर आओ, बहुत अच्छा लगता है, तारीफ सबको अच्छी लगती है जी। चलिए ठीक है, ओके। जी, चलो इधर ध्यान दो अब। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं कहाँ पर था। हाँ, तो जनता पहल करती है कि भाई ये कानून हमारे लिए बनने चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकारों की पूर्ति करते हैं, ये कानून हमारे हक में है। ठीक है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जनता, ठीक है, इन इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ठीक है, सरकार के समक्ष मांग रख सकती है कि भाई आप हमारे इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो। तो ठीक है, जनता ने पहल की, फिर सरकार इस पर जनमत संग्रह कराएगी, रेफरेंडम करवाएगी कि भाई कितने प्रतिशत लोग इस पक्ष में है कि कानून बनना चाहिए। ठीक है, और अगर वहां पर वहां की जनसंख्या के 50% से अधिक लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई ये कानून हमारे लिए बनना चाहिए, तो फिर सरकार को वह कानून बनाना पड़ता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है कुछ? भारत में पहल और जन्म संग्रह जैसी कोई चीज है? नहीं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो एग्रीकल्चर लॉज बने थे, जो 3 कानून बना थे, ठीक है, जिन 3 कानूनों के अंतर्गत, ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 साल पहले किसानों का कितना जबरदस्त आंदोलन हुआ था उन कानूनों के अगेंस्ट। ठीक है, खासकर स्पेशली अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें, तो जिसमें आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, पंजाब हरियाणा के किसानों ने जो ना एक्सप्रेस पे जाम कर दिया था, और वो महीनों भर तक वहां पर भूखे प्यासे डटे रहे इन कानूनों के विरोध में, और अंत में सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि भैया भारत में नहीं पूछा जाता। ठीक है, भारत में आपके प्रतिनिधि आपके लिए कानून बना देते हैं, कानून बन जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो कानून आप ही के लिए कब बन गया। ठीक है ना। और जो कानून वास्तव में टफ कानून होते हैं, जिसमें जनता के अधिकारों को, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता को थोड़ा सा बाधित किया जाता है, तो वो कानून तो मीडिया में भी नहीं आ पाते। ठीक है, एक्चुअली वो इतनी जल्दी पास हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारे लिए हमारे कानूनों का निर्माण करते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, ये है इंडिया में कॉन्सेप्ट। तो ये बात मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से सरकार के अंग के रूप में, तो सरकार के तीनों ही अंग होते हैं, बड़ा स्वाभाविक है बच्चे। ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों ही सरकार के अंग है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, वो कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है, कानूनों को लागू करने वाली संस्था है कार्यपालिका। विधायिका, लेजिस्लेचर, वह कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। और न्यायपालिका जो है बच्चे, वह निर्मित कानूनों के आधार पर, जो कानून विधायिका ने बनाए उनके आधार पर न्याय करने वाली संस्था है। तो सरकार के शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, मुझे पता है। इसको आप लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर, और इसको आप जुडिशरी बोलते हैं बच्चे, इसको आप जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों ही अंग हैं। तो जब तीनों अंग हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 तीनों ही आपके अंग हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसे चुनती है? निश्चित अवधि के लिए। तो निम्नलिखित में से जनता किसी निश्चित अवधि के लिए किसे चुनती है? देखिए, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है बच्चे राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है कि ये जनता के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका, जनता के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का कैसे जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, इसे मैं बता देता हूं। जैसे क्या हुआ बच्चे, कि मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल संसदीय कार्यपालिका, आप इसे समझिए, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। आप संसदीय कार्यपालिका का एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, संसदीय कार्यपालिका है। अब इस संसदीय कार्यपालिका में होगा क्या एक्चुअली, कि संसदीय कार्यपालिका में जो संसद का निम्न सदन है लोकसभा, लोकसभा का चुनाव हुआ, ये आप जानते हैं, मैंने आपको पूर्व में पढ़ा है। लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिला, उसने अपनी सरकार बनाई बच्चे। चुनाव में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को क्या मिला? बहुमत मिला।
जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिला चुनाव में, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसने बच्चे अपनी सरकार का गठन किया, उसने सरकार का गठन किया। ठीक है, सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है। तो संसदीय कार्यपालिका में ये ध्यान रखना, संसदीय कार्यपालिका में बच्चे लोकसभा के चुनाव हुए। ठीक है, लोकसभा के चुनावों में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, उसने सरकार बनाई। तो इसी सरकार को बच्चे, स्वाभाविक सी बात है, ये सरकार किसकी सहायता से कार्य करेगी? ये सरकार मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करेगी, मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद का क्या होता है? एक निश्चित कार्यकाल होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है? एक निश्चित कार्यकाल होता है, एक टेन्योर है उनका, कि भाई भारत में मंत्री परिषद 5 सालों के लिए होती है, 5 साल बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, 5 साल बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका, तो ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। ठीक, क्लियर। अब स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, ये आपको समझना है कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है बच्चे, जिसमें आपके अधिकारी तंत्र आते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका है। वो भी कार्यपालिका है, अधिकारी तंत्र, लेकिन वो कैसे है? स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, और इसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, वो आते हैं। और दूसरा, इसमें जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज से आते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, इसमें पीसीएस वगैरह आते हैं। तो इनका तो अपना निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, ये एक्चुअली इनका कार्यकाल निश्चित है कि 5 वर्ष के लिए है, इनका कार्यकाल निश्चित है। लेकिन ये क्या है बच्चे? ठीक है, इनका कोई चुनाव नहीं होता, इनका क्या होता है? सिलेक्शन होता है, इन लोगों का चयन होता है, इनका सिलेक्शन होता है। तो इनकी तो पूरी, ठीक है, ड्यूटी होती है, इनकी पूरी नौकरी होती है। भाई पानी पिला दो। तो इनकी तो बेटा पूरी क्या होती है? इनकी तो पूरी नौकरी होती है कि भाई ये 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक, ठीक है, अपने पद पर बनी रहेंगे। जी नकुल कुमार जी। चलिए, आइए बात समझ में क्लियर हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं स्थायी कार्यपालिका मतलब क्या है। स्थायी कार्यपालिका में सर आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है। ठीक है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट्स ऑल इंडिया सर्विसेज, मैंने क्या बोला? ये सर ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज से इनका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। आपने देखते हैं ना कि भाई मेरा चयन पीसीएस में हो गया, मेरा चयन आईएएस में हो गया। तो ये तो एक निश्चित, ठीक है ना, आयु तक, ये निश्चित आयु तक समय, ठीक है, समय तक बच्चे एक निश्चित आयु तक ही अपने पद को धारण करते हैं। तो इनका तो सिलेक्शन होता है, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ये जो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, हालांकि शासन प्रशासन संबंधी सारे निर्णय राजनीतिक कार्यपालिका लेती है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका इतनी योग्य नहीं होती जितनी की ब्यूरोक्रेसी होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका को हेल्प करती है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन अंतिम निर्णय किसके होते हैं? अंतिम निर्णय बेटा इसी राजनीतिक कार्यपालिका के होते हैं, अंतिम निर्णय इसी राजनीतिक कार्यपालिका के होते हैं। ये बात समझ में आई आपको? अब आपसे ये पूछ रहा है, अब आपको बताना कि जनता निश्चित अवधि के लिए किसे चुनती है। तो स्थायी कार्यपालिका को तो बेटा चुनाव नहीं होता, उसका स्थायी कार्यपालिका का तो पेपर होता है, एग्जाम होता है। तो जनता फिर किसे चुनती है एक निश्चित अवधि के लिए? राजनीतिक कार्यपालिका को। किसको? राजनीतिक कार्यपालिका को। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? बहुत अच्छे, है ना सर, ये हुआ। तो ये बात मैंने आपको समझाई। जी, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी बेटा, होती है, किसी अच्छी चीज में प्रॉब्लम ही होती है। आइए, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है? ये आपको बताना है। कौन सी कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका है जिसका चयन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है? तो बेटा उसको हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका उसको बोलते हैं। ये बात आ रही है समझ में? क्या बोलेंगे सर उसको? संसदीय कार्यपालिका।
नहीं बेटा, उसको क्या बोलेंगे? उसको संसदीय कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये बात मैंने आपको समझा दी, दोबारा से यार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने दोबारा से रिपीट किया तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। देखिए, अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या होता है बच्चे? अध्यक्षीय कार्यपालिका में आपके संसद और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। संसद और कार्यपालिका, ठीक है सर, ध्यान रखना। तो संसद और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग, पार्लियामेंट का अलग होगा, ठीक है सर, और एग्जीक्यूटिव का अलग होगा। ये अध्यक्षीय कार्यपालिका की, ठीक है, मुख्य पहचान होती है कि संसद और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। दोनों एक दूसरे के मध्य, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर संतुलन स्थापित करते हैं। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर क्या करते हैं? बैलेंस स्थापित करते हैं। ठीक है सर, ओके, ये बात आई समझ में? ये बात सभी को क्लियर हुई? तो बस, अब संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सर जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें विधायिका का जो निम्न सदन है, मतलब लोकसभा, तो लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा वो अपनी सरकार बनाएगी। अभी देख कर आए हैं यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, अब आप बताएंगे। अमेरिका में भी डायरेक्ट नहीं, अमेरिका में डायरेक्ट जनता नहीं चुनती प्रेसिडेंट को। अमेरिका में सबसे पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज को जनता चुनती है, एक निर्वाचक मंडल को जनता चुनती है। वो निर्वाचक मंडल एक्चुअली राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, तो अमेरिका में पहले जनता निर्वाचक मंडल को चुनती है, ये होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग अभी भी नहीं समझे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जहां जनता की इच्छा, ठीक है, कानूनों का रूप धारण कर ले, जहां जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाए, जब जनता ही कानूनों का निर्माण करे, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जब जनता के प्रतिनिधि करते हैं। अब आप बोल रहे हैं, जैसे एक बच्चा बोला कि सर जनता में तो अमेरिका में तो जनता एक डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनती है, पहले तो नहीं चुनती। दूसरा, चलो मान के चलो कि अगर अमेरिका में जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनती तो फिर भी वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस आधार पर है कि क्या जनता, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण कर रही है। कोई प्रतिनिधि तो कानूनों का निर्माण नहीं कर रहा, जनता के बेहाफ पे जनता ही कर रही है ना, तो नहीं। अमेरिका में भी प्रतिनिधि करते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो वहां की संसद, जिसको कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस में बैठते हैं। कांग्रेस में भी दो सदन है, जैसे हमारे यहाँ संसद में है, वहां पर भी है। चलिए, थैंक यू भाई, क्लियर है, थैंक यू। आइए, आइए, भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप। एक बच्चा आया था, उसका कमेंट था कि सर मैं पुलिस में हूं अभी कार्यरत। चलिए, उसका एक बार नाम अगर आए दोबारा तो रोक देना, मैं उनका नाम ले दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप पुलिस में हैं, सल्यूट है आपको कि आप अपनी सर्विसेज करने के साथ साथ भी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सर सरकार का विघटन बीच में हो जाए तो निश्चित कार्यकाल कैसा होगा। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, ठीक है, अगर आप भी ऐसी बात कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति का विवाह हुआ, ठीक है, जब विवाह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों की कसम ली जाती है। अब 2 साल बाद ही उसका टूट जाए विवाह, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई 7 जन्मों की कसम मत लो। भाई, सरकार चुनी तो 5 साल के लिए जाती है। अगर बीच में विघटन हो गया सरकार का तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि भाई 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगी। ठीक है ना? लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी, थैंक यू लक्ष्मण जी। अगर आपका प्रशंसा कर रहा हूं तो आप में कुछ तो बात होगी सर, मैं यूपी पुलिस में कार्यरत हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय शासन प्रणाली बेटा संसदीय है। ठीक है, संसदीय, केवल पार्लियामेंट्री है। अध्यक्षीय व संसदीय दोनों नहीं है। अध्यक्षीय किस में है? यूएस में, यूएस में अध्यक्षीय है। संसदीय किस में है? यूके में है, इंडिया में है, संसदीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं इन कथनों पर विचार। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, ठीक है, बोला है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। मैं आगे बताऊंगा,
लेकिन अभी लिख देता हूं कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बोला हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें दोनों सही होंगे, 1 और 2 इसमें दोनों सही होंगे। क्लियर है? ओके। अविनाश जी हैं, अविनाश मिश्रा, अच्छा ये भी आरपीएफ में है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? नहीं। एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है सर? यूके। बताइए बच्चे, है ना, है कि नहीं? एकात्मक शासन प्रणाली का कैसा है? सबसे बेस्ट एग्जांपल यूके है। भाई भारत की शासन व्यवस्था तो कैसी है? संघात्मक। देखो भारत की शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाए, आप कहेंगे कि भाई संघात्मक शासन प्रणाली है। आप क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। परंतु एकात्मकता मतलब दोनों के तत्व इसमें सम्मिलित हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव है, एकात्मकता की ओर झुकाव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चे इसमें दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं, दोनों ही प्रकार के तत्व इसमें सम्मिलित हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के भी एलिमेंट्स हैं। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैं बोल देता हूं। लिखित संविधान, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान का होना, ठीक है बच्चे, संविधान की सर्वोच्चता का होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का होना, न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर होना, ये संघात्मक तत्व हैं। एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? केंद्र के द्वारा राज्य की सीमा में, नाम में, चित्र में इत्यादि में परिवर्तन, राज्य का किसी भी राज्य का होना या ना होना ये संसद की इच्छा पर निर्भर करता है, ये एकात्मक तत्व है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये एकात्मक तत्व है। ठीक है ना बच्चे, ऐसे बहुत सारे एकात्मक तत्व हैं। तो भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है, तो दोनों का मिला जुला स्वरूप पाया जाता है। ठीक है बच्चे, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, ये बात आ गई समझ में? एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये बात सही है कि भाई अगर जिन भी देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है वहां पर न्यायपालिका कमजोर होती है, संसद की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सत्य बात है। संसद की शक्ति इसलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में सकारात्मक विधि के आधार पर कानूनों का निर्माण होता है, और जब सकारात्मक विधि के आधार पर कानूनों का निर्माण होगा तो बड़ा स्वाभाविक होगा कि ऐसे देशों में संसद तो कमजोर हो जाएगी, ओ सॉरी, संसद शक्तिशाली हो जाएगी और न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी। आज आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, सच में संसद शक्तिशाली होगी और न्यायपालिका कमजोर होगी। न्यायपालिका कमजोर होगी, संसद शक्तिशाली होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर देखा जाए इसमें केवल 2 सत्य होगा, केवल 2, ओनली 2, केवल 2, ओनली 2। क्यों? क्योंकि पहला तो गलत हो गया कि भाई भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, भारत में दोनों है। कुछ तत्व संघात्मक के हैं, कुछ एकात्मक के हैं, लेकिन अगर बोला जाएगा है संघात्मक, एकात्मकता की ओर झुकाव है, आप ऐसा बोलेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी वाइज, ठीक है, ये है इंडिया में विद यूनिटरी वाइज। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। जी हाँ, मैंने बताया था एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, सबसे ऊपर बच्चे सुप्रीम कोर्ट है। देखिए इस एकीकृत न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे बच्चे क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, और हाई कोर्ट्स के नीचे जो होते हैं वे सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे बच्चे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है,
अब हर एक निचली संस्था जो है वह ऊपर वाली संस्था के प्रति उत्तरदायी है, और हर एक ऊपर वाली संस्था निचली संस्था को बेटा नियंत्रित और निर्देशित करती है। तो इसलिए बोला गया है, मैंने क्या बोला था कि सर ये जो है शासन, ये जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ यूनिटरी है, इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी है। ठीक है, ध्यान रखना कैसी है, एकीकृत और एकात्मक है। एकीकृत एकात्मक क्यों है? क्योंकि हर एक निचली संस्था, हर एक लोअर जुडिशरी अपर जुडिशरी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे सर कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। मैंने बताया था आपको कि हम सरकार के स्तर पर, विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर तो हम ठीक है 2 स्तरीय हैं या 3 स्तरीय हैं, हमारे यहाँ तीसरा भी स्तर है, ठीक है, जिसको हम स्थानीय शासन बोलते हैं, पंचायतें। तो हम केवल वह कार्यपालिका और विधायिका के स्तर पर हैं, ठीक है, जो हम ठीक है कैसे हैं बच्चे, ठीक है 3 स्तरीय। लेकिन अगर हम न्यायपालिका के स्तर पर देखें अपने आप को, तो न्यायपालिका के स्तर पर हम कैसे हैं, इंटीग्रेटेड हैं, हम यूनिटरी हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई आप सभी को? ओके जी, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है बहुत अच्छे। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न पृथक न्यायपालिका हैं, बिल्कुल सत्य बात है। केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न पृथक न्यायपालिका हैं, ठीक है, ये बात सत्य है? नहीं बच्चे, एक ही है। केंद्र और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न और पृथक न्यायपालिका, पृथक नहीं है, संबंधित है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, और बेटा अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती है। तो केवल एक सत्य होगा इसमें, केवल एक सत्य होगा, केवल एक। जी, क्लियर हुआ ये बात? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। क्यों एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है? क्योंकि हर एक निचला न्यायालय ऊपर के न्यायालय के निर्देशन में और नियंत्रण में कार्य कर रहा है। हम कार्यपालिका विधायिका के स्तर पर तो बच्चे कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र का अलग है कार्यपालिका और विधायिका, राज्यों का अलग है कार्यपालिका और विधायिका, और सबसे निचले स्तर में जिसमें पंचायत है उसका अलग है। तो केंद्र, ठीक है, राज्य या फिर जो सबसे निचला स्तर जो पंचायती स्तर है, तो वहां पर उस संदर्भ में तो हम अलग अलग हैं, विधायिका और कार्यपालिका हमारी। लेकिन न्यायपालिका जो है हमारी वो एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका है। हर एक निचली न्यायपालिका ऊपर की न्यायपालिका के नियंत्रण निर्देशन में चलती है। मैं समझा चुका हूं ये बात, ठीक है, क्लियर हुआ? भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग, अलग अलग कहा है न्यायपालिका बेटा, हर एक निचली न्यायालय ऊपर के न्यायालय के नियंत्रण निर्देशन में चल रही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब आप ये सोचो कि अगर आप ये नहीं पढ़ते, जो कि आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, ये टफ होता है ना, तो अगर आप ये नहीं पढ़ते, और जब नहीं पढ़ते आप इसे, तो कैसे करते मुझे एक बात बताओ। ये सारे क्वेश्चंस आपके छूटते हैं। अब चूंकि आप पहले पढ़ चुके हो, अब देख के इनका जवाब दे रहे हो, ठीक है, जल्दी से हमें खत्म करना है। भारत में संविधान के आधारभूत लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर का निर्धारण कौन है? न्यायालय है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति है वह किसके पास में है बच्चे? न्यायालय के पास में। न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्धारक न्यायालय है, और केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने ही बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, बड़ा सिंपल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की विधि व्यवस्था मूलतः पॉजिटिव लॉज के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल। भारत की विधि व्यवस्था मूलतः बेटा सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर कार्य कर रही होती है, और भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वो नेचुरल लॉ के तत्व को शामिल करती है, बिल्कुल सत्य बात है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो भारत की विधि व्यवस्था मूलतः सकारात्मक है। सकारात्मक विधि क्या होती है? जो लोगों के द्वारा, लोगों के एक समूह के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सकारात्मक विधि। जैसे ठीक है बेटा, संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह सकारात्मक विधि होती है। लेकिन जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है बच्चे, वही जुडिशियल रिव्यू की शक्ति रखता है कहीं ना कहीं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, यदि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कोई भी पालन नहीं करता, उनका हनन करता, उनको सीमित करता है, तो वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। वहां पर न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर रखती है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका इस बात में विश्वास करती है, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत या प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत न्यायपालिका के इस बात में विश्वास होता है कि जो अधिकार प्रकृति ने दिए हैं उनको कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन नहीं छीन सकता, और अगर छीनता है तो फिर इसके लिए न्यायपालिका बैठी है उसको दंडित करने के लिए, दंडित करने के लिए। तो ये भी सत्य है। तो इसमें दोनों ही सत्य होंगे बच्चे।
ये दोनों ही सत्य होंगे। प्राकृतिक कानून क्या होता है, प्राकृतिक विधि क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था बेटा कि ऐसा कानून जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसे सांस लेने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, जीवन का अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है, ठीक है, भोजन का अधिकार हमको प्रकृति ने दिया है, सोने का अधिकार हमको प्रकृति ने दिया है। तो इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये ध्यान रखना। और अगर कोई भी छीनता है इसको हमसे या इनको सीमित करता है, इनका हनन करता है, तो फिर वहां पर हम जुडिशरी के पास जाएंगे और जुडिशरी ऐसी संस्था, ऐसे संगठन की इस शक्ति को, ठीक है, समाप्त कर देगी और उसके अगेंस्ट हमको अधिकार देगी। तो ये प्राकृतिक नियम के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक कानून के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत मुख्यतः किसमें पाया जाता है? चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। तो मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? अमेरिकी शासन प्रणाली में, क्योंकि ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और हमने ये अमेरिका से ही लिया है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ये विशेषता किसकी है? संघात्मक शासन प्रणाली की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो डेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, मुख्यतः अमेरिका में, और अमेरिका से ही हमने लिया है। शक्तियों के पृथक्करण मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। आइए अगले प्रश्न पर। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है, मतलब कहने का आशय है, ये कह रहा है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय कार्यपालिका है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चे कि भारत में ब्रिटेन की तरह ही संसदीय कार्यपालिका है। कार्यपालिका विधायिका के भीतर से, विधायिका में भी जो निम्न सदन है, निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है। ठीक है, न्यायपालिका के स्तर पर जो न्यायपालिका की शक्ति है, पुनरीक्षण की शक्ति है, सक्रियतावाद की शक्ति है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है भारतीय न्यायपालिका को, वो अमेरिकी न्यायपालिका की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत हमारे यहाँ पर लागू है, क्योंकि हम प्राकृतिक अधिकारों के भी रक्षक है, प्राकृतिक कानूनों के भी रक्षक है। तो देखा जाए तो दोनों ही इसमें सत्य होगा कि कार्यपालिका के स्तर पर हम कहीं ना कहीं संसदीय कार्यपालिका है, तो हमारी जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से मिलती है, लेकिन न्यायपालिका के अंतर्गत हम प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक विधियों के संरक्षण हेतु न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद की शक्ति रखते हुए हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसलिए जुडिशरी के स्तर पर हम कैसे हैं? अमेरिका की तरह हैं, हम अमेरिका की तरह हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये बात आई समझ में। अब ये क्वेश्चंस तुम बनवा लेना किसी से, कोई और कोचिंग में पढ़ रहा हो ना, या जिसने कोई और प्लेलिस्ट देख ली हो, या फिर और कोई उसने वीडियोस देख लिए हो। ठीक है, बनवाना ये क्वेश्चंस कि भाई बना के दिखाओ। हाथ खड़ी कर देगा कि साहब पूरी पॉलिटी पढ़ ली, 2-3 बार रट ली, ये नहीं समझ में आ रहा। ओके, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें काफी अच्छे से हम, तो निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता स्वयं होती है? लोकतंत्र। जब सत्ता की वैधता का स्रोत जनता स्वयं है तो ऐसी शासन प्रणाली को क्या कहेंगे? लोकतंत्र। ठीक, भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बिल्कुल सही बात है, भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि, ठीक है, जनता के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है। भारत में केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है, ये बात भी सत्य है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो है, केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है, एक लोकसभा। अब ये जो लोकसभा है, लोकसभा आपका निम्न सदन है, लोअर हाउस है, निम्न सदन है। लेकिन बेटा लोअर हाउस होने के साथ साथ भी वह कैसा सदन है? फर्स्ट चैम्बर है, वो प्रथम सदन है, ये ध्यान रखना। तो लोकसभा जो है, लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन निम्न सदन होने के साथ साथ बच्चे वो पहला सदन भी है लोकसभा, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि सदन है, इसलिए वो पहला है, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। और राज्यसभा जो है वह राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, संसद में। तो जो सदन में राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाला सदन है वो राज्यसभा। राज्यसभा एक्चुअली राज्यों का हिमायती है। राज्यसभा ये चेक करती है कि कहीं किसी भी राज्य का किसी भी तरह से केंद्र के द्वारा,
ठीक, किसी भी अधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, राज्यों के अधिकारों की केंद्र के द्वारा अनदेखी तो नहीं की जा रही। ठीक है, ये सब देखना, ये सब चेक एंड बैलेंस करना किसका कार्य होता है? राज्यसभा का। तो केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है। जी हाँ, राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन उच्च सदन होने के बावजूद भी कैसा है? दूसरा सदन है। तो इसमें से दोनों ही कथन सत्य है, कथन दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गलत कथन है? ये आपको, ठीक है, वो करना है बच्चे, देखना है। गलत कथन क्या है? समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे पर ही संचालित होती है। जी हाँ, वर्तमान में जो अधिकांश देश हैं वो डेमोक्रेटिक ही हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही उनके यहाँ संचालित होती है। तानाशाही व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति या कभी कभी एक ही गुट के हाथ में होती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति तानाशाह है तो एक व्यक्ति के हाथ में, या फिर उसके परिवार में, ठीक है ना, सारी शक्तियां निहित है तो कभी कभी गुटों के हाथ में चली जाती है। भाई अगर उसके, ठीक है, परिवार के पास है शासन की समझ सकती है तो गुट के पास में हो सकती है, लेकिन परिवार के पास ना होकर इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति के पास है तो एक ही व्यक्ति में शासन की संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं। किसमें बच्चे? तानाशाही में। धर्मतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी हुई होती है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है बच्चे, राजतंत्र संविधानवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या राजतंत्र, ठीक है, संविधान से चलता है? नहीं, राजतंत्र, ठीक है, राजा की शक्ति से चलता है। तो राजतंत्र संविधानवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। गलत, तो गलत ही पूछा है आपसे, तो गलत भैया जी कौन सा हो गया? ठीक है, डी आपका गलत हो गया, क्योंकि आप सब लोग राजतंत्र को, मोनार्की को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि मोनार्की में राजा, ठीक है, शासन का मुखिया होता है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों ही स्तर पर राजा प्रमुख होता है। वो बात अलग है कि वो शासन के संचालन में, ठीक है, हेल्प ले लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स की, लेकिन अंतिम निर्णय या अंतिम शक्ति राजा के पास ही होती है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये आपसे पूछा है इसमें कि संविधानवाद पर आधारित शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन भी कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। विधि का शासन का मतलब है जो कानून का शासन है, कि कोई भी कानून से या संविधान से ऊपर नहीं है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्या है कि कोई भी कानून अथवा विधि से ऊपर नहीं है। हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में आता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी उच्च जाति से हो, निम्न जाति से हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में आता है। कानून से कोई भी ऊंचा है बड़ा नहीं हो सकता। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, मैंने आपको बताया था कुलीन तंत्र का मतलब है कि जब सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त उच्च वर्ण के लोग, उच्च जाति के लोग, ठीक है बच्चे, ठीक है, जिनका सामाजिक स्तर शेष के अपेक्षा में ऊंचा है, जिनकी शेष की अपेक्षा में समाज में पदवी उच्च है, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथों में जब शासन की शक्तियां आ जाती हैं तो इसको हम कुलीन तंत्र कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च कुल के लोग सत्ता में अपने वर्ग तक इसको सीमित कर लेते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो दोनों ही सत्य होंगे, इसमें दोनों ही सत्य होंगे कि कुलीन तंत्र में सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च कुल के लोग ही राज्य की सत्ता को अपने हाथों में, अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी इसमें और भी प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन बाकी के प्रश्नों को फिर हम कल शुरुआत में करेंगे। ठीक है ना, अभी इतने ही प्रश्न आज के लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बढ़िया से आप सभी को समझ में आया होगा। टोटल हमने ये 22 क्वेश्चंस करे, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस है, तो जो क्वेश्चंस है उनको हम कल शुरुआत में देखेंगे और उसके बाद फिर हम, ठीक है, अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न को, ठीक है, मैंने डिटेल में बताया। हालांकि आप एक बार और पुराना रिवीजन कर लेना, क्योंकि जब हम संघ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, संघ में हम सबसे पहले संघ की कार्यपालिका को देखेंगे, फिर विधायिका को देखेंगे, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां को देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, फिर हम सीएजी को देखेंगे। बिल्कुल हम आर्टिकल वाइज चलेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करते हुए, और आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए कि एक एक चीज आप भी क्लियर करते हुए चलें हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित, क्या हुआ?